एवरीवन दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूं आप सभी के हाल चाल बहुत 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 ही लाजवाब और बहुत ही बेमिसाल होंगे। तो दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं अपने सेट बी का। देखिए, अभी तक हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी के सारे एग्जाम्पल्स फ्रॉम एग्जाम्पल 1 to 34 सारे एग्जाम्पल डिस्कस कर लिए। सेट ए के 1 to 55 क्वेश्चन तक सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अब हम बात करेंगे दोस्तों, बिल्कुल सही सोचा आपने, सेट बी के एक्सरसाइज की। सेट बी में जरा ध्यान दीजिए, हालांकि यहां जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि सर ये ईच क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स को कैरी करता है। ईच क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स को कैरी करता है, लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि ये 2 मार्क में क्वेश्चन आपके पेपर में 1 ही मार्क का क्वेश्चन आता है ना। आपके पेपर में ये क्वेश्चंस बिल्कुल आ सकते हैं। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। तो आपको ये सारे क्वेश्चंस कवर करने हैं। सेट बी में जिस जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है आपको सिर्फ उसी की वीडियो देखनी है, उतना ही पार्ट की वीडियो देखनी है। बाकी सारी वीडियो को, पूरी वीडियो को स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि आपका टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है 2 balls आर ड्रॉन फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 5 वाइड एंड 7 ब्लैक बॉल्स। देखिए, अगर आपने सही तरीके से सारे एग्जांपल्स को कवर कर लिया है तो आपको सेट बी में 1-2 क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चंस आपसे आसानी से हो जाएंगे। उसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो क्या कर सकते हैं, फिर तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना ही पड़ेगा। तो वो कह रहा है 2 balls ड्रॉ की गई एक बैग में से, जिसके अंदर 5 वाइट और 7 ब्लैक बॉल्स है। इसमें से 2 बॉल को ड्रॉ किया गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे वुड बी ऑफ डिफरेंट कलर। अब डिफरेंट कलर की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमेशा क्या करते हैं, 1 में से सेम कलर की कंडीशन को माइनस करते हैं। तो अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट कलर। तो दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम कलर। सेम कलर का मतलब या तो दोनों रेड हो, सॉरी, या तो दोनों व्हाइट हो, या फिर दोनों ब्लू हो। बस भाई, सेम कलर के लिए या तो दोनों व्हाइट होनी चाहिए या दोनों ब्लू होनी चाहिए। 1 में से हमने सेम कलर की कंडीशन अगर माइनस कर दी तो डिफरेंट कलर की कंडीशन अपने आप मिल जाएगी। तो दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस अपॉन में कितना केस आएगा, 12c2। 12c2 का मतलब हो गया 66। भाई कैसे आया, 12c2 12 इंटू 11 अपॉन 2 कितना आ गया, 66। अब दोनों व्हाइट हो, 5c2। 5c2 का मतलब कितना हो गया, 10। और दोनों ब्लू हो, 7c2। 7c2 का मतलब हो गया 7 इंटू 6 अपॉन 2, 21। तो ये हो जाएगा 66 माइनस 31, दैट इज इक्वल टू 35 अपॉन 66। 35 अपॉन 66। आइए इसका चेक करें, आंसर कहां है। ये है सर ऑप्शन ए, 35 अपॉन 66। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। बहुत आराम से, तसल्ली से देखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है व्हाट इज द चांस ऑफ थ्रोइंग एटलीस्ट 7 इन अ सिंगल कास्ट ऑफ 2 डाइस। अब 2 डाइस को एक साथ फेंका गया, तो जरा मुझे बताइए टोटल केस कितने बनेंगे। 36, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, टोटल केस हो गया 36। अब ये कह रहे होंगे आप, सर एटलीस्ट 7। सर यहां तो 6 की बात हो रही है। अरे भाई, सम इज 7 की बात हो रही है। सम दोनों का कम से कम 7 हो। तो याद करिए, एक आपको टेबल लिखवाई गई है, नहीं पता तो मैं लिखवा देता हूं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है भाई। अगर हम बात करें तो जब 2 डाइस को एक साथ फेंका जाएगा तो कम से कम सम कितना होगा, 2, और मैक्सिमम कितना होगा, 12। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गया। और नंबर ऑफ केसेस, तो सम 2 आने के कितने केसेस बनेंगे, सम 2 आने के कितने केस बनेंगे सर, सब 2 आने के सिर्फ और सिर्फ एक ही केस बनेगा। कौन सा, 1 1 वाला। तो गिनती शुरू कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6। अब गिनती को पलट दीजिए, 5 4 3 2 1।
अब ये कह रहा है सम इज एटलीस्ट 7, माने ये सारी बात पॉसिबिलिटी हुई, माने इन सभी केसेस को प्लस कर लीजिए, इन सभी केसेस को प्लस कर दीजिए। 6, 5, 11, 4, 15, 3, 18, 2, 20 और 1, 21, माने प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 21/36, माने कितना हो जाएगा 7/12। 7/12 का मतलब B इज द करेक्ट आंसर। 7/12 का मतलब B इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। कह रहा है कि सर व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन डिफेक्टिव आइटम if 3 items are drawn randomly from a lot containing 6 items of which 2 are defective। माने 6 आइटम थे, इसमें से डिफेक्टिव कितने थे 2, तो नॉन डिफेक्टिव कितने हो गए 4। आपने कितने आइटम को सेलेक्ट किया, सर 3 आइटम्स को सेलेक्ट किया। अब वो कह रहा है व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन डिफेक्टिव, कम से कम एक डिफेक्टिव हो। तो 1, 2 बस यही तक रख सकते, 1 यहां तो यहां कितना होगा 2, और 2 यहां तो यहां कितना होगा 1। अब हमें निकालनी है एटलीस्ट वन डिफेक्टिव, एटलीस्ट वन डिफेक्टिव। तो दैट इज इक्वल टू क्या होगा भाई, अपॉन में कितना केस आएगा, अपॉन में 6 में से कोई से भी 3, माने 63 का मतलब हो गया 20, 63 का मतलब कितना हो गया 20, 6 into 5 into 4 upon 3 into 2, 3 2 just 6 से 6 कट जाएगा, 5 into 4 20 आ गया। अब हम इन केसेस को निकाल लेते हैं। 2C1 माने 2 और 4C2 का मतलब 6, 12 तो ये हो गया। 2C2 का मतलब 1 और 4C1 का मतलब हो गया 4, माने 12 ये 4 ये, कितने हो गए 16। प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 4/5। प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 4/5। 4/5 का मतलब 0.8, 4/5 का मतलब 0.8। क्वेश्चन करने का तरीका समझ में आ रहा है, देख रहे हैं आप मेरा करने का तरीका, देखिए आपको स्टेप बाय स्टेप नहीं करना, क्वेश्चन की प्रैक्टिस ऐसे ही की जाती है दोस्तों। आप अगर कॉपी लेके बैठ के इनको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे तो वो गलत कर रहे हैं, आपको ऐसे ही सॉल्व करना है छोटे छोटे स्टेप्स में। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 2 अनबायस्ड डाइस आर रोल्ड टुगेदर। जब 2 डाइस को एक साथ रोल कराएंगे तो टोटल केस कितने बनेंगे 36। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो डिफरेंस। नो डिफरेंस का मतलब दोनों पॉइंट्स के बीच में कोई डिफरेंस ना हो, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, 6 केस बनेंगे कितने में से 36 में से। प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 6/36। 6/36 का मतलब आंसर कितना हो गया 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ABC आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इंडिपेंडेंट। ये रॉन्ग लाइन है सर, ये बिल्कुल रॉन्ग लाइन है। या तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे या इंडिपेंडेंट होंगे, तो यहां से इंडिपेंडेंट वाली बात को काट दीजिए आप। यहां ये क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट की बुक में क्वेश्चन ये बात स्टेटमेंट रॉन्ग दे रखी है। या तो 2 इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो सकते हैं या म्यूचुअली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट एक साथ हो ही नहीं सकते, नॉट पॉसिबल वाली बात है। तो वो कह रहा है ABC आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। एक्सक्लूसिव है तो इंटरसेक्शन पार्ट 0 होगा, एग्जॉस्टिव है तो यूनियन पार्ट क्या होगा 1 होगा। What is the probability that they occur simultaneously? वो तीनों साथ में आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0 होगी। भाई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो कोई से भी 2 इवेंट एक साथ ऑकर हो ही नहीं सकते। जब हो ही नहीं सकते तो उनके साथ में आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0 होगी। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है देयर आर 10 balls नंबर्ड फ्रॉम 1 to 10 इन अ बॉक्स। एक बॉक्स में 1 से लेकर 10 तक की बॉल पड़ी हुई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 बॉल पड़ी हुई है। वो कह रहा है इफ वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड, इसमें से एक बॉल को ड्रॉ किया गया, एक बॉल को। सबसे पहले तो एक है तो कॉम्बिनेशन लगाने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर प्रिंटेड ऑन द बॉल वुड बी एन ऑड नंबर, वुड बी एन ऑड नंबर ग्रेटर देन 4। वुड बी एन ऑड नंबर माने 2 केसेस एक साथ हो रहे हैं, कंपाउंड प्रोबेबिलिटी की बात हो गई और ये कंडीशन लग गई ग्रेटर देन 4 होना चाहिए, माने यहां कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात होगी। पहला केस एन ऑड नंबर, दूसरा केस ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4। अब हमें कौन सा केस पहले अपन हो रहा है ये बताया नहीं बताया, तो जो पहले दे रखा है वो पहले अपन होगा, जो बाद में रखा है वो बाद में अपन होगा, माने ए पहले अपन होगा। हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए, दैट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी
अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दैट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। माने ऑड नंबर भी हो, ग्रेटर देन 4 भी हो। कौन कौन से नंबर दिख रहे हैं? 5, 7, 9, 3 नंबर। कितने में से? 10 में से। 3/10 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, माने सिर्फ ऑड नंबर हो। ऑड नंबर कितने होंगे? 5, 5/10 5/10 10 से 10 कट गया, 3/5 का मतलब आंसर आ गया 0.6। आंसर आ गया 0.6। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ये तो बड़ा मजेदार क्वेश्चन है सर। वो कह रहा है फॉलोइंग आर द वेजेस ऑफ द 8 वर्कर्स। ये 8 वर्कर्स के आपको वेजेस दे रखे हैं। वो कह रहा है वन ऑफ द वर्कर इज सिलेक्टेड रैंडम। इसमें से एक वर्कर को सिलेक्ट किया गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट हिज वेज वुड बी लोअर देन द एवरेज वेज। तो सबसे पहला काम हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा? एवरेज निकालना पड़ेगा, अर्थमेटिक मीन निकालना पड़ेगा। अर्थमेटिक मीन का मतलब इन सब का सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो जोड़ लेते हैं 50 प्लस 62 प्लस 40 प्लस 70 प्लस 45 प्लस 56 प्लस 32 प्लस 45 डिवाइड बाय कितने वर्कर्स है? 8 वर्कर्स है। सर इसका अर्थमेटिक मीन आ गया 50। माने हमें वो नंबर्स को सिलेक्ट करना है जो 50 से कम है। 50 से कम है। 50 से कम कौन कौन से नंबर्स हैं? सर एक तो 40 हो गया और 45 हो गया और 32 हो गया और 45 हो गया। 4 नंबर है। कितने में से? 8 में से। प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 4/8। 4/8 प्रोबेबिलिटी दैट x इज लेस देन 50 इज इक्वल टू 4/8 का मतलब 1/2 का मतलब 0.5। ठीक है ना? बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। वो कह रहा है एबीसी आर 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। जब एक्सक्लूसिव है तो इंटरसेक्शन पार्ट 0 हो गया। माने ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 0। एग्जॉस्टिव है। एग्जॉस्टिव है माने ए यूनियन बी यूनियन सी कितना होगा? ए यूनियन बी यूनियन सी कितना होगा? 1 होगा। और कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 3 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। अरे वाह! प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू, हम तीनों को किसके बराबर मान लेते? के बराबर। भाई जब कभी भी याद रखिएगा, जब कभी भी आपको 2 या 2 से ज्यादा क्वांटिटी इक्वल्स टू भी दे रखी हो, जब कभी भी आपको 2 या 2 से ज्यादा क्वांटिटी इक्वल्स टू भी दे रखी हो तो हमेशा उसे कांस्टेंट क्वांटिटी के बराबर मान लीजिए। तो इक्वल्स टू के मान लिया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर के हो गया। अब 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर क्या है? के। देखिए ना, अगर मैं इसे के मानू तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू कितनी आ गई? k/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू कितनी आ गई? k/2। ऐसे 3 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बराबर के है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी की वैल्यू कितनी आ गई? k/3। ठीक है ना? अब आप ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा क्या गया है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, माने k/2 की वैल्यू पूछी गई है। अब जरा देखिए, अगर हम ए यूनियन बी यूनियन सी की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। लिख लेते हैं, दैट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसकी वैल्यू आपको क्या दे रखी है? 1 दे रखी है। अब जरा ध्यान दीजिए तो ये वाला पार्ट क्या है? 0। तो जरा देखिए, ये वाला पार्ट 0 हो गया। ये वाला पार्ट क्या है? 0। तो ये वाला पार्ट भी 0 हो गया। ये पार्ट क्या है? 0। ये भी पार्ट 0 हो गया। और ये भी पार्ट क्या है? 0। तो ये पार्ट भी 0 हो गया। क्यों? क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अब जरा ध्यान दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू कितनी है? के। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू कितनी है? k/2। और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी की वैल्यू कितनी है? k/3। बराबर कितना आ गया? 1। एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा? 6। तो ये हो जाएगा 6 एलसीएम आ गया। यहां जाएगा 6k प्लस 3k प्लस 2k माने 11k बराबर 1। तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 6/11।
के की वैल्यू कितनी आ गई 6/11। लेकिन याद रखिएगा, ये देखिए ऑप्शन दे रखा है 6/11। हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में के की वैल्यू जरूर देते हैं। जबकि आपसे क्या पूछा गया, मैंने पहले भी बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पूछा गया है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना था हमारा k/2। के की वैल्यू कितनी है 6/11 और इंटू 1/2, माने आंसर कितना आ जाएगा 3/11। बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। फॉर टू इवेंट्स ए एंड बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट नॉट बी। इसका मतलब क्या हुआ, ओनली ए हो गया, माने ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, या ए बी लिख लीजिए, बात एक ही है। ये 0.4 गिवन है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑफ ए, माने प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑफ ए 0.6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना होगा 0.4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको 0.3 गिवन है। तो जरा ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.4 यहां लगा दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये 0.4 यहां लगा दीजिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। चेक करके देखिए आप, अगर आप यहां पे 0.4 लगाएंगे तो 0.4 से 0.4 कैंसिल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया 0 आ गया। और 0 आने के केस में ए और बी क्या हो गए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए। डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th। अ बैग कंटेन्स 12 बॉल्स विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 12। एक बैग है जिसके अंदर 1 से लेके 12 तक की बॉल पड़ी हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 बॉल्स पड़ी हुई हैं, ठीक है ना। अब बॉल इज सेलेक्टेड एट रैंडम, सबसे पहले तो एक ही बॉल सेलेक्ट की गई, तो कॉम्बिनेशन लगाने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ द बॉल विल बी अ मल्टीपल ऑफ 5 और 6। और का मतलब यूनियन, और का मतलब यूनियन, माने आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माने मल्टीपल ऑफ 5, कितने नंबर होंगे यहाँ पे, मल्टीपल ऑफ 5 कितने हैं, 2 ही नंबर है, कौन कौन से 5 और 10। भाई अपॉन में तो 12 आएगा ही आएगा। मल्टीपल ऑफ 5 2 नंबर, मल्टीपल ऑफ 6, मल्टीपल ऑफ 6 कितने नंबर है, वो भी 2 ही नंबर है, माइनस मल्टीपल ऑफ 5 एंड 6, क्या कोई ऐसा नंबर है जो 5 का भी मल्टीपल हो 6 का भी मल्टीपल हो, नहीं सर, कोई नंबर नहीं है, 0। तो कितना आ जाएगा 4/12 का मतलब 1/3, आंसर आ गया 1/3। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई बात। तो जहां कहीं भी शब्द और दिखाई देगा तो हमेशा समझ जाएगा यूनियन की बात कर रहा है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, अब आगे की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11th। गिवन दैट फॉर टू इवेंट्स ए एंड बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, ए यूनियन बी गिवन है। तो सबसे पहला काम ए इंटरसेक्शन बी निकल जाएगा। क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। भाई ए यूनियन बी बराबर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ऐसे ही इंटरसेक्शन निकालना हो तो उधर मैंने आपको एक बताया है, माइनस की क्वांटिटी इधर ले जाइए, प्लस की क्वांटिटी इधर ले जाइए। भाई समझ लीजिए बहुत ध्यान से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो अब अगर मैं इस क्वांटिटी को उठा के इस साइड में ले जाऊं और इस क्वांटिटी को उठा के मैं इस साइड ले जाऊं, तो बात तो एक ही हो जाएगी, बात बिल्कुल एक ही हो जाएगी, ठीक है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए प्लस बी माइनस ए यूनियन बी, तो दैट इज इक्वल्स टू 3/5 प्लस 2/3 माइनस 3/4। एलसीएम कितना आ गया 60। यहां हो जाएगा 12 36 प्लस 20 माइनस 15 45। ये कितना हो जाएगा 36 56 11/60 11/60। ये आ गया 11/60। ठीक, बात समझ में आ गई। लेकिन आपसे पूछा ए इंटरसेक्शन बी नहीं है, आपसे पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी क्या होता है, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो हम डायरेक्ट वैल्यू लगा दे, ए इंटरसेक्शन बी कितना है, ए इंटरसेक्शन बी कितना है 11/60 डिवाइडेड बाय, तो इंटू लगा के प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 2/3, तो इंटू लगा के पलट दे 3/2, तो ये 20 सा कट गया, तो आंसर आ जाएगा 11/40
ए अपॉन बी, बिल्कुल सही करा है मैंने, देख लूं एक बार। 12 पंजे 60, 12 36, 20 56 और 15 45। 56 में से 45 गया, 11 अपॉन 60, बिल्कुल सही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी कितना हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 11 अपॉन 60 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 3 अपॉन 2। सही है, 11 बाय 40 आएगा। 11 बाय 40 जरा कैलकुलेटर पे चेक करें। 11 डिवाइड बाय 40 0.275 कहीं है? नहीं है। सर इसका आंसर कितना आएगा? सर इसका आंसर तो मेरा तो आ रहा है 11 बाय 40, तो सही कर लीजिए, यहां आंसर आएगा 11 बाय 40। कुछ गड़बड़ अभी भी लग रही है मुझे। 3 बाय 5 प्लस 2 बाय 3, एलसीएम कितना आएगा? 5 3 15 चौका 60, बिल्कुल सही आंसर 60 एलसीएम आ गया। 12 3 36, बिल्कुल सही है। 3 20 40 आएगा, यहां गड़बड़ हो गई सर। 40 ये 40 होगा, 40 43 20 जा होगा ना, तो 22 जा 40। 76 में से 45 गया, 76 माइनस 45 31 बाय, ये 31 बाय 60 आएगा सर। तो जरा सही कर लीजिए, कैलकुलेशन मिस्टेक है। बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। 31 बाय 60 और डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है? 3 बाय 2, तो इंटू लगा के वो 2 बाय 3 इंटू लगा के लिख देंगे 3 बाय 2, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 320 जा, तब भी आंसर कितना आ जाएगा? 31 बाय 40, 31 डिवाइड बाय 40 0.775, डी इज द करेक्ट आंसर। 31 बाय 40 इज द आंसर, माने 0.775 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, जरा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? कह रहा है फॉर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट ये पहले से कह रहा है कि ये 2 इवेंट्स जो है इंडिपेंडेंट है। जब इंडिपेंडेंट होंगे तो इंटरसेक्शन पार्ट किस में चेंज हो जाएगा? मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी? इससे कंफ्यूज मत होइएगा। ए प्लस बी का मतलब यहां ए यूनियन बी से है। ए प्लस बी का मतलब यहां ए यूनियन बी से है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो उसको लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंट है, ये कह रहा है। अब वैल्यूज लगा दीजिए, तो ये हो गया आपका कितना? ये हो गया 3 बाय 5, ये हो गया 2 बाय 3 और ये हो जाएगा 3 बाय 5 इंटू 2 बाय 3। एलसीएम कितना आ जाएगा? 15। ये हो जाएगा 9 प्लस 10 माइनस 9 प्लस 10 माइनस 6, तो 13 बाय 15 इज द करेक्ट आंसर। 13 बाय 15 इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई दोस्तों? इसके बाद नेक्स्ट, सर ये क्वेश्चन अधूरा है, मेरे हिसाब से तो अधूरा है, बिल्कुल अधूरा है। ये क्वेश्चन आप काट दीजिए, मैं तो नहीं करा रहा, बिल्कुल काट दीजिए, क्योंकि इसमें देन के बाद इसमें पूछा ही नहीं है। ये कह रहा है ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहां पे ए और बी इंडिपेंडेंट तो मानेंगे नहीं हम, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन मतलब ही नहीं है किसी भी हालत में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश। यार मैंने क्वेश्चन बहुत कराया क्लास में, मैंने आपसे कहा है कि इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर मिलेगा। इस टाइप का जरूर मिलता है, क्योंकि बच्चे अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन में गलतियां करके आते ही आते हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, बिल्कुल गलतियां करके आते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को जरूर करके जाइएगा। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन में दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश। सबसे पहले तो जरा ध्यान दीजिए, अगर मैं आपसे बात करूं तो एक चीज याद रखिएगा कि ए डैश यूनियन बी डैश को हम क्या लिख सकते हैं? ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। ए डैश यूनियन बी डैश को हम क्या लिख सकते हैं? ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। माने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश, माने कहें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, तब भी एक ही बात है। ये कितना रखा है आपको? 5/6। भाई ए डैश यूनियन बी डैश की जगह ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश रख दिया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश कितना है? 5/6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा? 1/6। ना होने की प्रोबेबिलिटी 5/6, तो होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/6। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश
माने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश कितना है 2/3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा 1/3। अब आपसे क्या पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बताइए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माने 1/2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माने 1/3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वो ये निकल चुका है 1/6। एलसीएम कितना आ गया 6, ये हो जाएगा 3 + 2 - 1 दैट इज इक्वल्स टू 4/6, आंसर आ गया 2/3। तो उसका आंसर कितना आ गया 2/3। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कितना आएगा 2/3। चलिए आगे की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। हाँ जी सर, कह रहा है फॉर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोला इसने, जरा ध्यान दीजिए, इंडिपेंडेंट इवेंट्स माने इंटरसेक्शन पार्ट किसमें से हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पूछा है। ये अच्छा क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन पास्ट ईयर क्वेश्चन में भी आपको देखने को मिलेगा। तो जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, इधर वाले पार्ट को मैं रब कर दे रहा हूं। हाँ जी सर, अब ए यूनियन बी 2/3। सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होता क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पे ए और बी आपको इंडिपेंडेंट इवेंट से रखे हैं, मतलब जो इंटरसेक्शन पार्ट है वो किसमें चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना है 2/3 इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 2/5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें गिवन नहीं है, हमने मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं, पी मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, पी। मानने को तो आप एक्स मानो, एन मानो, ए मानो, बी मानो, से क्या फर्क पड़ता है यार। माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जरा ध्यान दीजिए, ये दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं। जब इंडिपेंडेंट है तो इनका इंटरसेक्शन पार्ट किसमें चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। माने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा, -2/5 इंटू पी हो जाएगा। बात समझ में आ गई। इसे आप 1p लिख सकते हैं, इसे आप क्या लिख सकते हैं 1p। तो ये 2/5 तो चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा 2/3 - 2/5 और ये हो जाएगा 1p - 2p/5। यहां पे आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आ जाएगा 5, यहां पे भी एलसीएम आएगा कितना 15, 10 - 6 4, यह एलसीएम कितना आएगा 5, 5p - 2p 3p। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/15 और ये इधर इंटू में 5 हो जाएगा और अपॉन में 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 5 1 3 आंसर आ गया 4/9। माने b की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 4/9 होगी, b की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 4/9 होगी। समझ में आ गई बात दोस्तों। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी भी गिवन है हमें। अरे वाह, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए पूछ रहा है। कैसे कैसे बेकार से क्वेश्चन पूछ रहा है। सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। हमें क्या क्या गिवन है, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, बी गिवन है, तो हम सबसे, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी भी गिवन है। तो जरा वैल्यू लगाइए, ये हो गया 2/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नहीं पता, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है सर 3/4, तो इंटू लगा के यहां 3/4 कर दे, बात तो एक ही है। 3 से 3 कैंसिल, 1 + 2 कैंसिल, माने कुल मिला के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया 1/2 आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया 1/2 आ गया। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए क्या होगा, दैट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब जरा देखिए ध्यान से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाल चुके हम, कितना 1/2 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 2/3। तो इंटू लगा के इसे पलट के लिख दे, इंटू लगा के 2/3 को पलट के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 3/2। आंसर कितना आ जाएगा 3/4। आंसर कितना आ जाएगा 3/4। सी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अरे सर फिर वही वाली बात, जरा ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है,
ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इस ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को, इसको रब कर दे रहे हैं, इस ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को हम क्या लिख सकते हैं, इस ए डैश, इसको भी रब कर दे रहा हूं, ये आपका सॉल्व तो हो ही गया जी। बहुत आराम से तसल्ली से देखिए सर, एक एक क्वेश्चन, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपने क्लास में कर रखे। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल डैश, और होल डैश का मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब जरा ध्यान दीजिए, दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर हो गई बात। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना गिवन है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना गिवन है बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना गिवन है सी। तो अब जरा माइनस साइन से ब्रैकेट खोलेंगे तो 1 माइनस ए माइनस बी प्लस सी हो जाएगा, 1 माइनस ए माइनस बी प्लस सी हो जाएगा। आंसर हो गया सर आपका डी। आंसर क्या हो गया दोस्तों, आपका डी हो गया। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। वो कह रहा है फॉर 3 इवेंट्स ए बी सी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ए ऑकर, ओनली ए ऑकर माने 3 इवेंट्स है ए बी सी। वो कह रहा है बस सिर्फ और सिर्फ ए आना चाहिए, माने ए बी सी में से, ए बी सी में से ये कह रहा है ओनली ए ऑकर के लिए क्या लिखा जाएगा, ओनली ए ऑकर। ओनली ए के लिए क्या लिखेंगे, सिर्फ ए आए माने ना ही बी आए और ना ही सी आए, तो हम इसे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आए और ना ही बी आए और ना ही सी आए, सिर्फ ए आए ना ही बी आए ना ही सी आए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश कौन सा है सर, डी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। इट इज गिवन दैट अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, एक फैमिली में 2 चिल्ड्रन है। 2 चिल्ड्रन क्या क्या हो सकते हैं सर, या तो बॉय बॉय हो सकते हैं, या गर्ल गर्ल हो सकती है, या बॉय गर्ल हो सकता है, या गर्ल बॉय हो सकता है। इसके अलावा आपके हिसाब से कोई 5वां केस बनता हो तो बता दीजिए। नहीं बनेगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी that the other child is it is given that a family has 2 children has a girl, पहला केस has a girl, पहला केस has a girl। what is the probability that the other child is also a girl, माने दूसरा केस other is also girl, also girl। कौन सा केस पहले अपन हो रहा है भाई, ये गिवन डेट है माने ये पहले अपन हो रहा है। आपसे पूछा क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये मैं लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए, आपको ये लिखने की भी जरूरत नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हैज अ गर्ल, ठीक है ना। इट इज गिवन दैट द फैमिली ऑफ 2 चिल्ड्रन हैज अ गर्ल एंड अदर इज ऑल्सो अ गर्ल, माने एक ही केस है, एक ही केस है। कितने में से सर, 4 में से। प्रोबेबिलिटी हो गई यहां 1/4 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हैज अ गर्ल, सिर्फ एक लड़की वाली बात, सिर्फ एक लड़की होनी चाहिए। सिर्फ एक लड़की के लिए कितने केस है सर, ये 2 केसेस है, ना एक से ज्यादा ना एक से कम। तो कितने केसेस है, 2 के, कितने में से, 4 में से। प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1/2। 1/2 का मतलब आंसर कितना आ गया 0.5। 1/2 का मतलब आंसर कितना आ गया 0.5। क्लियर हो गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, 2 coin are tossed simultaneously, what is the probability that the second coin would show a tail given that the first coin has shown a head। ये भी क्या हुआ आपका कंडीशन प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो गया। अब इसमें पहला केस क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कॉइन वुड शो अ टेल, सेकंड कॉइन शो टेल। और दूसरा केस क्या है,
if it is given that the first coin has shown a head, first has head. अब जब एक कॉइन को 2 बार टॉस कराया जाएगा तो टोटल 4 केस बनेंगे, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। 4 के अलावा कोई भी 5वां केस नहीं बनेगा। अब आपसे क्या पूछ रहा है, कौन सा केस पहले हैपन हुआ है? इट इज गिवन दैट, ये लिखा हुआ बी गिवन दैट है, माने हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, माने सेकंड कॉइन जो है वो टेल शो करे और फर्स्ट कॉइन जो है वो हेड शो करे। ऐसा कौन सा केस है? सिर्फ एक ही केस है, सेकंड कॉइन टेल शो कर रहा है, फर्स्ट कॉइन हेड शो कर रहा है। एक कितने में से? 4 में से, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, फर्स्ट जो है वो हेड शो करे, फर्स्ट जो है वो हेड शो करे। फर्स्ट हेड शो करने का मतलब ये पहला केस, दूसरा केस, 2 ही केस बनेंगे, 2/4। प्रोबेबिलिटी आंसर कितना आ गया? 1/2। 1/2 का मतलब आंसर कितना हो गया? 0.5। 1/2 का मतलब आंसर कितना हो गया? 0.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 जरा ध्यान दीजिए। और रैंडम वेरिएबल x एज्यूम द वैल्यू 0, 1, 2। रैंडम वेरिएबल की वैल्यू आपको 0, 1, 2 दे रखी है, उनकी प्रोबेबिलिटी आपको ये दे रखी है। सबसे पहले चेक करिए क्या इन तीनों प्रोबेबिलिटी का सम बना रहा है? आना चाहिए। अगर नहीं आएगा इसका मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इनकम्प्लीट है। आपसे एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछ रहा है, माने ये हो गया x, ये हो गई इसकी रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी। आपसे एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछ रहा है, एक्सपेक्टेड वैल्यू किसके बराबर होता है? सब्मिशन p इंटू एक्स के बराबर होता है। तो दैट इज इक्वल टू 0 इंटू 0.3, 0, 0 इंटू 0.3, 0, 1 इंटू 0.5, 0.5 और 2 इंटू 0.2, 0.4। आंसर कितना आ गया? 0.9। आंसर कितना आ गया? 0.9। तो इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी हो गई? 0.9। क्लियर हो गई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। इट इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेट बी। वो कह रहा है इफ 2 रैंडम वेरिएबल x एंड y आर सिलेक्टेड, y इक्वल्स टू -3x + 4 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज 2, देन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। अभी मैंने आपको बताया कि कभी भी स्टैंडर्ड डेविएशन पे चेंज ऑफ ओरिजिन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां से हम 4 को कट कर देते हैं, और स्केल अगर नेगेटिव भी होगा तब भी क्या कर देंगे? पॉजिटिव। और सीधे सीधे x की जगह अगर आप 2 लगाए तो न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन निकल आएगा। कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 6। 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 6। नेक्स्ट 2x + 3y + 4 इक्वल्स टू 0। तो आप एक काम करिए, यहां से y की वैल्यू निकाल लीजिए। y बराबर कितना हो जाएगा? y इक्वल्स टू हो जाएगा -2x -4 अपॉन 3/3। ऐसे कर लीजिए, अपॉन 3/3 ऐसे कर लीजिए। अब आपको वेरिएंस ऑफ x गिवन है। मैंने आपको बताया था कभी भी क्वेश्चन आपको वेरिएंस की फॉर्म में रखा हो तो सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करिए। आपको स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो जाएगा? भाई वेरिएंस ऑफ x अगर 6 है तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x कितना होगा? √6। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x कितना होगा? √6। अब आप एक काम करिए, अब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेरिएंस ऑफ y निकालना है। पहले स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y निकाल लीजिए और जो निकल के आए उसका स्क्वायर कर दीजिएगा। तो जरा मुझे ये बताइए, अगर मुझे इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना तो 4 को तो कट कर दूं और यहां नेगेटिव की जगह क्या कर दूं? पॉजिटिव, और सीधे सीधे x की जगह कितना लगा दूं? √6। तो न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन माने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2/3 इंटू √6, 2/3 इंटू √6। लेकिन मुझसे स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पूछा गया है, हमसे पूछा गया वेरिएंस ऑफ y। तो वेरिएंस निकालने के लिए क्या करेंगे? स्क्वायरिंग कर देंगे। तो वेरिएंस ऑफ y कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और √6 का स्क्वायर 6। ये 2 जा, ये 3 जा, आंसर कितना आ गया? 8/3। आंसर कितना आ गया? 8/3। ए इज द करेक्ट आंसर। लीजिए सर, सेट बी के भी सारे के सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए, और आपने एक चीज नोटिस करी होगी, हमने किसी भी क्वेश्चन को 3 स्टेप से ऊपर में सॉल्व नहीं किया, और ये हमें आदत डालनी ही पड़ेगी। अगर आपने नहीं डाली है तो इस आदत को अपनाइए, क्योंकि पेपर में सारा खेल टाइम मैनेजमेंट का है। अगर आप अपना टाइम मैनेज करना नहीं सीख पाएंगे तो बुरा मत मानिएगा दोस्तों, चाहे आपको पूरा पेपर आता होगा तब भी आप उस पेपर को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। आपको ये टाइम मैनेजमेंट सबसे ज्यादा फोकस होकर सीखना पड़ेगा, और इसके लिए आपको हमेशा जब भी प्रैक्टिस करने बैठे आप एक ब्लैंक शीट लें और सारे के सारे क्वेश्चंस को उसी पे सॉल्व करें। ठीक है ना? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज सेट सी के साथ। आज के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय।
है।